नमस्कार। आज मैं पहली बार द श्याम शर्मा शो चैनल के किसी वीडियो पे रिएक्शन देने वाला हूँ। आई हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑफ श्याम शर्मा। दे आर वेरी वेल रिसर्च्ड। ही इज लाइक अ इक्विवेलेंट टू ध्रुव राठी बट विथ एक्चुअल फैक्ट्स। सो that the title of today's video is Veer Savarkar, the unbiased truth. Now we have talked about Veer Savarkar on this channel many times before, but only in a tangential way. The video used to be about something else, and we used to tangentially mention Veer Savarkar. But this is a full-fledged video devoted to Savarkar. Now this video is a little bit long, so I could possibly divide it into two parts. So without wasting any time, let's start. I will give a link to the original video in the description. Go and check it out. Go check out Shyam Sharma's channel. Subscribe to him. Come back and react with me. Subscribe to me. Like the video. Let's start. वीर सावरकर, जिनकी अगर आप कभी तारीफ करते इंडिया में तो लोग आपको ऐसे देखा करते कि जैसे आपने बोल दिया हो कि आर्चीज फिल्म में आपको सुहाना खान की एक्टिंग बड़ी अच्छी लगी हो। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अच्छी तो थी। I mean, she played a rich, spoiled kid who can't do anything. So I guess that came off on point. ये कर्नाटक विधानसभा में सावरकर पर हंगामा हुआ है। गांधी हमारे हैं, सावरकर आपके। लेकिन पिछले 10 सालों में कमाल की बात ये हुई है कि वीर सावरकर की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी इंडिया की सबसे सक्सेसफुल पॉलिटिकल और सोशल आइडियोलॉजी बन गई है, जिसको अडॉप्ट करके बीजेपी ने बैक टू बैक 2 बड़े जनरल इलेक्शन जीते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये ओपनली एक्नॉलेज भी किया है कि उन्होंने वीर सावरकर के सिद्धांतों को अपनाया है और जिस तरह वीर सावरकर ने प्रिडिक्ट किया था वैसे ही भारत को और शक्तिशाली और खुशहाल बनाया जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है वो वीर सावरकर के सिद्धांत और क्यों अगर आज वीर सावरकर जिंदा होते तो आज के इंडिया पर और प्राइम मिनिस्टर मोदी पर बहुत ही प्राइड फील करते। तो विनायक दामोदर सावरकर जी का जन्म 1883 में महाराष्ट्र में होता है। सावरकर हमेशा से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और बचपन में ही भारतीय कल्चर से जुड़ी हुई काफी विद्या उन्होंने कमा ली थी और उसके साथ साथ उन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में भी बहुत पढ़ा था और वो संस्कृत, मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत प्रोफिशिएंट थे। सावरकर बहुत छोटी सी उम्र से ही हिंदू सोसाइटी की बड़ी प्रॉब्लम्स को पहचान गए थे। उन्होंने बचपन से ही नोटिस करना शुरू किया था कि हिंदू सोसाइटी में किस तरह कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का और अंधविश्वास का कीड़ा घुस गया है और अगर भारतीय सोसाइटी को एकजुट होना है, बाहरी घुसपैठियों से लड़ना है, ब्रिटिश राज को खत्म करना है और एक These are some of the topics that even people today are uncomfortable discussing. The caste thing and the superstition thing. They think that attacking, talking about some of these things is equivalent to attacking the Hindu religion itself, which is not the case. Like, if you try to diminish the caste boundaries, you only tend to make Hinduism stronger by bringing everyone together. So this is something that Hindutva teaches us, which is also one of the ideologies of Savarkar. एक ताकतवर देश बनना है तो इन कीड़ों को मारना जरूरी है। इनफैक्ट वीर सावरकर ने तो ये भी कहा था कि भारतीय सोसाइटी में 7 शैकल्स यानी बेड़ियां लगी हुई हैं जिन बेड़ियों को तोड़ना बहुत जरूरी है। वो बेड़ियां थी वेदोक्त बंदी, यानी कुछ कास्ट के ऊपर ये पाबंदी लगाना कि वो वेद नहीं पढ़ सकते। भारतीय लिटरेचर और वेद सबके लिए अवेलेबल होने चाहिए बराबर से। दूसरी बेड़ी थी व्यवसाय बंदी, यानी कुछ कास्ट के लोग कुछ व्यवसाय या ऑक्यूपेशंस या बिजनेसेस नहीं कर सकते। सावरकर मानते थे कि कोई भी जॉब किसी के नेचर, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और टैलेंट के हिसाब से होना चाहिए, उसकी बर्थ के हिसाब से नहीं होना चाहिए। स्पर्श बंदी, छुआछूत और अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस, ये भी एक बड़ी बेड़ी थी। चौथी बेड़ी समुद्र बंदी। आप विश्वास नहीं करेंगे कि भारत में एक समय पर यह माना जाता था कि आप अगर देश छोड़ के कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं तो आप अपना कास्ट और अपना कल्चर खो देंगे। शुद्धि बंदी। आप ये भी विश्वास नहीं करेंगे कि एक समय पर यह माना जाता था जिन लोगों ने हिंदुइज्म छोड़कर इस्लाम That is why it was one of the reasons why the mutiny of 1857 started off, क्योंकि लोगों को लगता था कि जब उन्हें ओवरसीज ले जाया जाएगा as slaves to work in farms or maybe for war, तो उनकी कास्ट लूज हो जाएगी। तो this was one of the reasons why there was a mutiny. Like the 1857 mutiny started off. This was already happening, so people were reluctant to go with the British. And then there was this rumor कि जो bullet होती है उसके ऊपर जो fat होता है, that is from cow fat, and when you are like using that bullet, you have to tear it off with your teeth. So, which is not something acceptable for Hindus to touch cow fat with their teeth. So that resulted in the mutiny of 1857.
और यू कैन से द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इस्लाम या क्रिश्चियनिटी अपना ली हो किसी भी कारणवश, वो अगर वापस हिंदुइज्म अपनाना चाहते हो तो एक्चुअली हिंदू सोसाइटी में कुछ लोग उनको अलाउ नहीं करते थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि ये लोग जो कन्वर्ट हो गए हैं वो इम्प्योर या अशुद्ध हो गए हैं, तो अशुद्ध लोग वापस हिंदू नहीं बन सकते। सावरकर जी ने राइटली कहा कि ये क्या बकवास है यार, ऐसे ही आधा पाकिस्तान आधा बांग्लादेश पूरा अफगानिस्तान कन्वर्ट हो गया है और तुम यहाँ शुद्ध अशुद्ध की बातें करते रहो। उसके बाद अगली बेड़ी आती है Actually, oh, I'm interrupting too much. Anyway, this is the last quick interruption. Actually, there is no concept of converting in Hinduism. Like, for example, when a person is born, they're not Christian by default. Once they come of a certain age, then they have this baptism. तो उसके बाद वो Christian बन जाते हैं. But Hindus में, when you're born in a Hindu family, you're automatically Hindu. तो शास्त्रों में, वेदों में कोई भी कन्वर्जन की बात नहीं लिखी गई है। तो जिस तरह से हम किसी को बना नहीं सकते, लाइक व्हेन देयर इज नो कन्वर्जन, लाइक देयर इज नो बैप्टिज्म इक्विवेलेंस इन हिंदुइज्म, सिमिलरली अगर कोई छोड़ के चला गया है तो उसे वापस लाने का भी कोई प्रोसेस मेथड डिस्क्राइब नहीं किया गया। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई द कन्वर्जन वाज नॉट बीइंग सपोर्टेड बाय दीस पीपल। रोटी बंदी। भारत में उस समय पे ये भी प्रॉब्लम थी कि अलग अलग कास्ट के लोग एक दूसरे के साथ खाना नहीं खाते थे, क्योंकि कुछ कास्ट थे जो दूसरे कास्ट को नीचा मानते थे और अशुद्ध मानते थे। सावरकर ये भी कहते थे कि ये एक बहुत ही घटिया प्रैक्टिस है जो हमारे ही लोगों को डिह्यूमनाइज कर रही है, और अगर हमारा धर्म ये मानता है कि हम सब लोग एक ही भगवान की पैदाइश है तो हम सब में भेदभाव इस तरह का नहीं होना चाहिए। और फिर अगली बेड़ी आती है बेटी बंदी, यानी इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज भी उस समय पर भारत में नहीं हुआ करती थी, और वीर सावरकर का यह मानना था कि इस तरह से प्यार को रोकना, इंटरकास्ट मैरिज को रोकना, ये भी हिंदू सोसाइटी को अल्टीमेटली कमजोर ही बनाएगा, क्योंकि जो दूसरे रिलीजन्स हैं वो अलग अलग कास्ट को टारगेट करके कन्वर्ट करने लगेंगे। और आप देख लीजिए कि आजकल मिशनरीज इसी तरह से टारगेट करते हैं लोगों को। और सावरकर ने जो प्रिडिक्ट किया था ये भी सच ही निकला है। जिस तरह भारत की अर्बनाइजेशन हो रही है, अर्बन सेक्टर्स में आप देखिए कि ज्यादातर लोग एक दूसरे के कास्ट नहीं पूछते शादी करने के पहले। इंटरकास्ट मैरिजेस अर्बन सेक्टर्स में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और ये अच्छी बात है। देखिए, वीर सावरकर ने हमेशा बात की थी भारत को एक स्ट्रॉन्ग, आत्मनिर्भर और कॉन्फिडेंट देश बनाने का। अगर हम आत्मनिर्भरता की बात कर ही रहे हैं तो आप देखिए कैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज में आज इंडिया ना सिर्फ डेवलप कर रहा है, नए प्रोडक्ट्स बना रहा है, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहा है, लेकिन अब उन टेक्नोलॉजीज को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो इंडिया ने 2 कोविड वैक्सीन डेवलप किए थे, और कोविड वैक्सीन की अगर बात करें तो हेल्थ टेक की बात करते हैं। हेल्थ टेक के सेक्टर में भी भारत में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इनफैक्ट जो वैक्सीन इंडिया में डेवलप हुई थी, they are working way better than what was developed in America and Russia. So that is something very commendable. Also, जो अमेरिका रशिया ने बनाई भी थी, उनका प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है because they don't have the capacity to mass produce vaccines like India has. एडवांसमेंट्स देखने को मिले हैं। कोविड वैक्सीन के अलावा एक और एग्जांपल है कि कुछ डेकेड्स पहले ही अगर आपको जेनेटिक हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो तो देयर वाज नो वे कि इसको मैनेज किया जा सकता है अनलेस कोई ट्रांसप्लांट करवाए, जो कि सर्जिकल होता है, बहुत इन्वेसिव होता है, पेनफुल होता है, एक्सपेंसिव होता है और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, और सब लोग इसके लिए एलिजिबल भी नहीं हो पाते हैं क्योंकि ये काफी सेंसिटिव प्रोसेस है। लेकिन उसी स्पेस में आज ट्राया जैसे इंडिया के स्टार्टअप्स हैं जो नई इनोवेटिव सॉल्यूशंस के थ्रू जेनेटिक हेयर लॉस को भी अर्ली स्टेजेस में मैनेज कर रहे हैं। भारतीय सोसाइटी को रिफॉर्म करने के साथ साथ उनका दूसरा बड़ा पैशन था अंग्रेजी राज से भारत को छुड़वाना, और उसके लिए उन्होंने काफी एक्टिविज्म भी किया था अपनी बचपन में, और उसके बाद वो लंदन भी गए थे अपनी हायर स्टडीज करने के लिए, जहां पर वहां पे पढ़ते हुए इंडियन स्टूडेंट्स में भी उन्होंने बहुत एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट माइंडसेट जगाया था। वहाँ जाके नहीं, पहले ही हैड दिस मित्र मेला संगठन, और फिर अभिनव भारत, आई गेस अभिनव भारत, यस, तो वो भी यहाँ से जाने से पहले ही he had all of this. In fact, he organized this mass burning of foreign clothes, जिसकी वजह से he was fined in college also, and he was also at the brink of being expelled. But उनके पास graduate होने का थोड़ा ही टाइम बचा हुआ था, तो I thought the college administration thought कि जाने ही वाला है तो फिर छोड़ो। 1909 में उन्होंने एक किताब लिखी थी द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857, जिस किताब को आगे जाकर भगत सिंह, राजगुरु जैसे यंग रेवोल्यूशनरीज ने भी बहुत पढ़ा था और उस किताब से बहुत इंस्पायर भी हुए थे। जीव गेला तरी हिंदूंचा पक्ष कधीही सोडणार नाही। हिंदू हा हिंदू राष्ट्राचा पाया आहे आणि स्वतःला हिंदू म्हणून घेण्यात लाज कसली वाटल। बहुत लंबा इतिहास है इस देश की सभ्यता और संस्कृति का। हमारे प्रेम को हमारी मजबूरी न समझे कोई।
हालांकि गांधी जी और सावरकर दोनों ये मानते थे कि भारत को ब्रिटिश राज से छुड़ाना जरूरी है, लेकिन दोनों में आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा फर्क था। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे। वीर सावरकर का यह मानना था कि आजादी भीख मांगने से नहीं मिलेगी, आजादी सिर्फ और सिर्फ छीनने से मिलेगी, जंग करके मिलेगी। 1912 तक हम इनको मार मार के भगा देंगे या इनको मारते मारते मर जाएंगे। आपको भी तो गांधी से नफरत है। मुझे गांधी से नफरत नहीं है, मुझे अहिंसा से नफरत है। उनका लक्ष्य था कि अखंड भारत का कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उसके साथ साथ उन्होंने हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन किया था। सावरकर के अनुसार हिंदू वो हैं जिनके लिए भारत पितृभूमि, मातृभूमि और पवित्र भूमि है। इनफैक्ट सावरकर की आइडियोलॉजी से, वीर सावरकर के रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से ब्रिटिश इतना घबरा गए थे, इतना डर गए थे कि वो एक समय पर वीर सावरकर को भारत का सबसे डेंजरस इंसान मानते थे और उनको 50 साल की काला पानी की सजा भी सुनाई गई थी। एक्चुअली डर इसलिए गए थे बिकॉज सावरकर वॉज नॉट लाइक रन ऑफ द मिल रेवोल्यूशनरी जो सिर्फ फिजिकल वायलेंस करता था, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू सप्रेस फिजिकल वायलेंस, बट इफ यू हैव दिस आइडियोलॉजिकल पावर हाउस जिसमें तुम लोगों को इंस्पायर भी कर सकते हो, जिसमें तुम्हारी बातें सुन के तुम्हारे जैसे ही 50 लोग और खड़े हो जाएंगे, तो दैट इज समथिंग दैट द ब्रिटिश फियर्ड। तो व्हेन दिस क्रेडक फेलो हैड दिस मीटिंग विद सावरकर, क्योंकि देयर वाज अ लॉट ऑफ न्यूज़ कवरेज ऑफ द प्रिजन के प्रिजन में बहुत बुरी हालतें हैं, तो ही वेंट एंड इंस्पेक्टेड कि क्या क्या हम सुधार कर सकते हैं। तो ही केम टू नो कि सावरकर वाज लाइक सॉर्ट ऑफ लीडर इनसाइड द प्रिजन हु वाज प्लानिंग दिस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। तो ही टॉक टू सावरकर एंड इन जस्ट व्हेन क्रेडक वेंट बैक and he was asked of his opinions, he said कि सावरकर should not be shown any mercy at all. उसको निकालने का सोच भी मत लेना, because he is a very dangerous man, because in just one meeting he had him convinced कि they were in the wrong, that British were in the wrong to occupy Indians. So that was the level of convincing power of Savarkar. That was the level of intellect he had. So not only he supported the violent methods of extracting independence, he also had the ideological powerhouse behind that violent activities. So that was something British actually feared. जहां उनको बहुत ही भयंकर तरीके से टॉर्चर किया गया था। जब वो फाइनली काला पानी से बाहर निकले थे तो उन्होंने किस तरह से काला पानी में अंग्रेजों ने उनके साथ और दूसरे क्रांतिकारियों के साथ टॉर्चर किया था, उसके बारे में डिटेल में भी लिखा। वीर सावरकर की इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट पर इतनी स्ट्रॉन्ग लेगेसी थी, इंडिया के रेवोल्यूशनरीज पर इतनी स्ट्रॉन्ग लेगेसी थी जिसे 70 सालों तक हमसे छुपाया गया। उनकी लेगेसी को, उनके इम्पैक्ट को हमसे छुपाया गया। He was so powerful that he had met almost every big leader of that time. He had met Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, Bal Gangadhar Tilak, even Lenin he met in London, because he considered him to be a brother in arms, like a revolutionary friend. So even Lenin, I'm sure I'm missing some of the names. If you guys know, then please let me know in the comments. हमें बताया जाता था कि भाई हमें आजादी गांधी जी की अहिंसा की वजह से मिली है। हमने प्यार से मांगा और अंग्रेजों ने बोला बस यार, रुलाएगा क्या यार, बस कर। आप दो ना अच्छी मेरा। और वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल लिए। यार प्यार से मांगने में तो आजकल चाट के ठेले वाला चटनी भी नहीं देता, आजादी कहां से दे देंगे अंग्रेज। और जैसा कि मैंने कहा, सावरकर मानते थे कि इंडिया को अपनी इंडिपेंडेंस हिंसा के थ्रू और लड़कर ही मिलेगी, और सच्चाई ये है कि हमें हमारी इंडिपेंडेंस वैसे ही मिली। याद रखिए कि गांधी जी ने जो बड़ी मूवमेंट निकाली थी अंग्रेजों के खिलाफ, क्विट इंडिया मूवमेंट, वो 1942 में निकली थी और 1942 में ही खत्म हो गई थी। तो अगर ये मूवमेंट 1942 में ही शुरू होकर खत्म हो गई तो अंग्रेजों ने भारत 1947 में क्यों छोड़ा? 5 साल तक भारत में बैठे क्यों रहे अगर गांधी जी से इतना ही उन्हें डर? In fact, the Quit India movement was suppressed within like 2-3 days. Every leader was arrested and they were like put in Aga Khan Palace or something, and this movement just battered out. So Quit India movement ka I don't think there is any relation at all with the actual independence of our country. Something that the mainstream historians would not like you to believe. लगता था। तो ये किस तरह का डर है कि 5 साल तक चिलैक्स करके फिर गए? देखिए, आज हमें सच्ची हिस्ट्री फाइनली देखने को मिल रही है और हमें अलग अलग सोर्सेस से पता चल रहा है कि किस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, उसने अंग्रेजों में असली डर पैदा किया था। और इंडियन नेशनल आर्मी से इंस्पायर हो आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी को सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में रियूनाइट किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट के फेल होने के 1 साल के बाद, अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर उनसे आजादी लेने के लिए। इस फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी जंग भी
लड़ी थी। भले ही आईएनए वो जंग हार गई हो, लेकिन अंग्रेजों को पता चल गया कि यार अब ये हमको चैन से बैठने नहीं देंगे यहाँ पर। उसके ऊपर से जो इंडियंस ब्रिटिश आर्मी में या ब्रिटिश नेवी में सर्व कर रहे थे, उन्होंने देखा कि भाई आईएनए के लोगों के खिलाफ, जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ हम गोलियां और बम चला रहे हैं, वो हमारे ही लोग हैं। और आईएनए में कितना पेट्रियोटिज्म था वो देखकर उनके अंदर की भी देशभक्ति जागी और उन्होंने भी कहा कि अब हम अंग्रेजों को सर्व नहीं करेंगे। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आईएनए से इंस्पायर होकर 1946 में इंडियन नेवी की बहुत बड़ी बगावत हुई। जो सिविलियंस थे, दे स्टॉप्ड ओबेइंग द ब्रिटिश ऑर्डर्स। फिर उनको आर्मी को लाना पड़ा। सिविलियंस पर फायरिंग हुई मुंबई में, कराची में, विशाखापट्टनम। जिसके बाद अंग्रेजों ने रियलाइज किया कि यार अब अगर यहाँ डटे रहे तो सारे के सारे कट जाएंगे, निकलो यहाँ से। इनफैक्ट क्लेमेंट एटली जो 1947 में यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट साइन किया था, क्लेमेंट एटली इंडिया की आजादी के बाद एक समय पर भारत आए थे और बंगाल के गवर्नर पीबी चक्रवर्ती ने एटली से एक सवाल किया। Justice P.V. Chakravarti asked Mr. Attlee, "You won World War II and also the Quit India movement brutally failed in 1942. Then why did you leave India in 1947?" और उनका जवाब सुनिए। In reply, he said that it was Netaji Subhash Chandra Bose and his Indian National Army which triggered mutinies in Indian armed forces as well as the Indian people aided through it. एक जर्नलिस्ट ने भी उनसे यही In fact, Subhash Chandra Bose met with Savarkar before going to Japan and Germany and creating this national army. And Savarkar said that you are the only one who can do it, because Savarkar knew that Congress people would never support something so radical against the British. तो उन्हें पता था कि सुभाष चंद्र बोस ही हैं जो ऐसा कर सकते हैं. But Subhash Chandra Bose did all of this on advice of Savarkar. सवाल किया था और क्लेमेंट एटली ने यही जवाब दिया था। इनफैक्ट जब क्लेमेंट एटली से पूछा गया कि गांधी जी का कितना इम्पैक्ट था इंडिया की इंडिपेंडेंस पर, Attlee smiled and said, "Minimal." This is the end of part 1 of this video. We'll continue this discussion forward in part 2. Thank you for being here till the very end, and I'll see you guys in the next one.